ठीक है। तो हम रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वही कितने समय में भाई कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, जिसका सिंपल फॉर्मूला हमको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अभी रेट को हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो है ये अफेक्ट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जो कि हम जस्ट थोड़े देर बाद डिस्कशन करने वाले हैं। अभी कुछ एंजाइम रहेंगे नहीं क्या। एंजाइम्स बोलेंगे भाई अपने को अगर 25 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है, अपन लोग ज्यादा काम करेंगे। जैसे कि मानो कि आप दोनों की केस ले लेते हैं, है ना। सुबह सुबह बहुत ठंडी होती है ना। और इतनी ठंडी होती है कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि भाई सो जाए, है ना। उसको हम बोलते हैं साखर झोप। साखर झोप म्हणजे गोड वाटती ती झोप एकदम सकाळची सकाळची, है ना? तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो सोचेंगे कि भाई सुबह ठंडी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कम है कि नहीं, तो ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो वैसे ही एंजाइम्स का होता है। एंजाइम्स बोलते हैं भाई टेम्परेचर अगर कम हुआ ना, अपन लोग काम थोड़ा है ना, काम का स्पीड कम कर देंगे। और अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हुआ, मतलब समर का सीजन आया, तो समर का सीजन आया तो लोग क्या करते हैं पता है, उनको बहुत स्वेटिंग आता है। स्वेटिंग आने के बाद वो क्या करते हैं, ऐसे हिलाते बैठते हैं, ऐसा 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 करके बैठते हैं, है ना, ताकि थोड़ी गर्मी कम हो जाए करके। इसलिए वो जो है ना, वो पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो दोनों चीज है। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, टेम्परेचर कम हुआ तो भी प्रॉब्लम। भाई उसी तरीके से एंजाइम से बोलते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाया हमको प्रॉब्लम, घटाया फिर भी प्रॉब्लम। फिर जो टेम्परेचर हमारे लिए सही है उस टेम्परेचर में हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। जो टेम्परेचर हमको सूट होता है, ये कौन बोल रहा है किसको, एंजाइम्स बोल रहे हैं अपने को। एंजाइम्स बोल रहे हैं मेरा जो फेवरेट टेम्परेचर है जिसमें मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, उस फेवरेट टेम्परेचर को मैं कहता हूँ ऑप्टिमम टेम्परेचर। बोलो बोलो, क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को, कौन सा टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाँ, यस, वेरी गुड। अगर ये देखो, रेट्स ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन जो होती है, वो टेम्परेचर, पीएच, है कि नहीं, सबस्ट्रेट, ये अलग अलग चीजों के ऊपर निर्धारित होता है। ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा अंगूठा छाप रूल है। अंगूठा छाप रूल क्या कहता है, अंगूठा छाप रूल कहता है कि अगर 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 रेट जो है रिएक्शन का, वो डबल हो सकता है या घट सकता है बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन में मानो कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर उसका घटना बढ़ना होता है। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपके, आप यहाँ पे देखो। ये मानो कि मैंने ऐसा कुछ तो ग्राफ ड्रॉ किया। क्या है ये ग्राफ, अरे भाई ये ग्राफ जो है, इसमें आप देखो, ये वाला जो सेक्शन है इसमें आप देखो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसमें मानो देखो आप टेम्परेचर। और ये वाला आप देख सकते हो कि ये वाला टेम्परेचर मानो कि ये है, जस्ट पकड़ लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस अपनी मदद के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पकड़ लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पकड़ लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि अगर मैंने 30 डिग्री से अगर मैं 20 डिग्री पे आया, तो मेरा जो रिएक्शन का जो रेट है, जो रिएक्शन का जो मेरा रेट है, वो बताओ क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। घट रहा है। हाँ। अगर मैं 30 का अगर 40 कर दूं, तो रिएक्शन का रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, बताओ। यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन का रेट देखो यहाँ पे, ये इधर रिएक्शन का रेट 40 डिग्री को क्या हो रहा है, घट रहा है। 20 डिग्री को क्या घट हो रहा है, घट रहा है। लेकिन 30 डिग्री को आप देख सकते हो, 30 डिग्री को मस्त काम कर रहा है ये।
इस टेम्परेचर को हमने क्या बोला, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला, ठीक है, इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये क्या बोले हैं, 20 का अगर 30 करेंगे डबल होगा, लेकिन 30 का 20 करेंगे तो हाफ होगा। 40 से 30 करेंगे डबल होगा, 30 से 40 करेंगे तो हाफ होगा। बात समझ में आई कि सब लोगों को? यस। यस सर। हाँ, तो ये थंब रूल याद रखना है आपको, ठीक है। अभी कैटेलाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटेलाइज्ड वन। हाँ, इसको याद रखना है भाई, हाँ, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। इसके ऊपर मैं आऊंगा, ये आपका स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट बन सकता है, या फिर असर्शन का, रीजन का काम बन सकता है, ठीक है। When enzymes catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. For example, अभी यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल देखना है, ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो H2CO3 मतलब आपका कार्बोनिक एसिड, कुछ नहीं है, ये आपका एंजाइम था, ऐसा, ठीक है। इसमें आपका क्या जुड़ गया, इसमें मानो कि आपका CO2 जुड़ गया, ठीक है, इसमें आपका H2O जुड़ गया, इन दोनों में एंजाइम ने बॉन्ड बनाने के लिए मदद किया, और फिर आपका ये CO2 और आपका ये जो H2 है, इन दोनों से आपका बन बन गया H2CO3 बन गया। और उसके बाद फिर आपका जो ये एंजाइम था, ठीक है, एंजाइम सेपरेट हो गया, ठीक है। पहले क्या था ना, देखो, पहले आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, उसके पहले, है ना, उसके पहले आप यहाँ पे देखो कि मानो कि आपका ये एंजाइम था, ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, ये आपका वाटर था। पहले आप देखो कि एंजाइम जो था, वो सबस्ट्रेट था, वो अलग अलग था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एंजाइम और सबस्ट्रेट का एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज क्या आई, थर्ड स्टेज ऐसी आई कि एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर उसके बाद एंजाइम्स प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद किसका कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम्स प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट सेपरेट होता है, एंजाइम सेपरेट होता है, ऐसा करके चीज होती है। ये 4 स्टेजेस में आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट यहाँ पे आप फोकस कर लेना इस रिएक्शन के ऊपर। जैसे मैंने आपको एक बार बोला था कि अगर मानो कि कैटलिस्ट हो या जो एंजाइम है उसका काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना या बढ़ाना। अगर जहाँ पे कैटलिस्ट या एंजाइम हम यूज नहीं करेंगे वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा, ठीक है। तो इसका जीता जागता उदाहरण है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन को संचालित कौन कर रहा है, इस रिएक्शन को संचालित कर रहा है ये हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेस, इसको भी याद रखो। अगर हमने कार्बोनिक अनहाइड्रेस को यहां से हटा दिया, भाई तू जा यहां से, तेरी जरूरत नहीं है, ऐसा अगर हम उसको बोले तो उसका उसको क्रोध आएगा, तो फिर वो चला जाएगा। चला जाने के बाद फिर क्या होता है सेल में, जरा देख लेते हैं। ये सेल है, ये कौन सी सेल है, ये भाई आरबीसी है। आरबीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है बताओ जरा। ब्लड सेल। हाँ, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या फिर रेड ब्लड सेल भी आप बोल सकते हो उसको। तो उस सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में आपको ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो है आपको दिखाई दे सकता है आरबीसी में। प्लाज्मा में भी होता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसको याद रखना है, इसको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। इसको आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सेपरेटली कार्बोनिक हाइड्रेस का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 वाला जो है ना सेक्शन, उसमें जाके आपको कार्बोनिक अनहाइड्रेस का आपको पढ़ना है। क्लियर है आपको दोनों को? यस यस सर। सर। तो जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है आरबीसी में होता है, तो इसका काम ही ये होता है, जैसे टिश्यू से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वो फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आ जाता है आरबीसी के अंदर। फिर ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवा के कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर से यही कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या करता है पता है आपको, यही से कार्बोनिक अनहाइड्रेस H2CO3 ना, इसमें से क्या करता है पता है, HCO3 माइनस और H प्लस को फिर से सेपरेट कर देता है।
मतलब कार्बोनेट आयंस एंड प्रोटॉन में उसको कन्वर्जन किया जाता है। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की लीला है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी पॉइंट क्या है ना, अगर कार्बोनिक अनहाइड्रेस नहीं है सेल में, तो क्या होता है पता है? सेल में बस 1 घंटे में, बस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के। सिर्फ 1 घंटे, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन अगर हमने फिर से बोला, भाई कार्बोनिक अनहाइड्रेस प्लीज प्लीज प्लीज, जरूरत है, जरा सुना हमारी, आप फिर से आ जाओ सेल में, आपके हम पैर पड़ते हैं। अगर कार्बनिक अनहाइड्रेस फिर से सेल में आया, जागरूक हुआ, और वो बोला कि ठीक है मैं आपका काम करवा के दूंगा, तो ऐसा काम करता है ना, ऐसा काम करता है कि दुनिया में इसके जैसा काम करने वाला अभी तक एंजाइम पैदा नहीं हुआ। इसलिए उसको बोला जाता है फास्टेस्ट एंजाइम एवर, फॉर एवर, है कि नहीं? तो कार्बनिक अनहाइड्रेस क्या करता है पता है? 1 सेकंड में भाई 6 लाख मॉलिक्यूल को वो कन्वर्ट करता है। 6 लाख मॉलिक्यूल, देखो इसका टर्नओवर क्या है। हाँ, इसका टर्नओवर देखो, इसको टर्नओवर, टर्नओवर वही है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका टर्नओवर कितना ज्यादा है, 1 सेकंड में 6 लाख। अगर इसको हमने मल्टीप्लाई वगैरह किया ना, मानो कि ये हवर है, बराबर है, हवर को अगर हमने सेकंड में अगर कन्वर्ट किया, तो 1 घंटे में 60 मिनट आते हैं। तो मानो कि 1 घंटे में 3000, है ना, 600 सेकंड के आसपास कुछ आते हैं, या 600 सेकंड ऐसा कुछ। तो आप देखो कि भाई 3600 सेकंड में 200, और इधर 1 सेकंड में 6 लाख। तो इसका जब प्रॉपरली अगर हम कैलकुलेशन करें, तो हमको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि 10 मिलियन टाइम्स, मतलब 10 मिलियन टाइम ये एंजाइम ने रेट को बढ़ाया है। कितने मिलियन टाइम? 10 मिलियन टाइम्स। तो इसलिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, कैटेलाइज रिएक्शन जो है, जो हाई रेट से प्रोसीड होती है देन द अनकैटेलाइज्ड वन। ये क्लियर होगा कि आपको बताओ मेरे को, ये वाला पैराग्राफ? हाँ सर। ओके तेजल। यस सर। हम्म, आता इथे बघा, मी जे जे बोललो ना, तेच आपण इथे पाहू शकतो. The same things we can see here. तो आप यहाँ पे देखो कि इन द absence ऑफ एन एनी एंजाइम, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। इतनी स्लो है ये रिएक्शन, तो बस 200 मॉलिक्यूल ही बनते हैं, लेकिन 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन जब हम एंजाइम यूज करते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, तो ड्रामेटिकली वो बना देता है, मतलब 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना देता है बस एक ही सेकंड में। तो इसका अर्थ यह है कि इसने रिएक्शन का रेट जो है 10 मिलियन टाइम्स, है ना, 10 मिलियन टाइम्स इन्होंने बढ़ा है। देखो देखो देखो, अरे भाई देखो देखो देखो, मजा आ गई, मजा आ गई। देखो ये होती है इनक्रेडिबल पावर, ये होती है एंजाइम की पावर। किसकी पावर बोलते हैं इसको? एंजाइम की पावर बोलते हैं। समझ में आया क्या? ओए, समझ में आया क्या? समझ में आया तो बोलो हाँ। यस नहीं बोलना है, हाँ बोलना है, हाँ। बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, तो कभी कभी आपने भी हिंदी में बोलना चाहिए ना। मैं भी हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे भी हिंदी नहीं आती है। मराठी, मराठी आती है। मेरा क्या हुआ था ना, एक बार मैंने क्लासेस जो थे, सबसे पहले मैंने क्लासेस मेरे इंग्लिश में स्टार्ट किए थे, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ाता था मैं। बच्चों को समझ में ही नहीं आता था सर ये इंग्लिश में क्या पढ़ा रहा है। उस समय पे मेरी इंग्लिश बहुत हाई फाई थी, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहा था, नहीं क्या। जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं हैदराबाद में गया था, थोड़ा मेरा गेट का प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। तो हैदराबाद के लोग ऐसे पागल है ना, एक तो वो तेलुगु कन्नड़ा उनका कौन सा है पता नहीं मेरे को, एक तो वो जिलेबी लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। जिलेबी मतलब उनकी देखो ना लैंग्वेज ऐसी जिलेबी की तरह होती है कि नहीं। तो जिलेबी लैंग्वेज बोलते हैं, नहीं तो इंग्लिश बोलते हैं। उनको हिंदी में कुछ तो तकलीफ है, हिंदी वो बोलेंगे ही नहीं। हम अगर पूछेंगे हिंदी में प्रश्न, वो इंग्लिश में जवाब देंगे।
नहीं तो उनकी भाषा में जवाब देंगे, हिंदी से उनको तकलीफ तो इंग्लिश, नहीं तो वो उनकी लैंग्वेज। तो ऐसे करके करके क्या होना, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोलने का अंदर आ गया। मतलब कोई भी मेरे को प्रश्न पूछता था तो मैं इंग्लिश में उत्तर देता था उसको। उसके बाद फिर मैं जैसे महाराष्ट्र में आया, तो वैसे फिर जब बच्चों को पढ़ाना शुरुआत किया मैंने, तो इंग्लिश में चालू किया। तो फिर बच्चे बोले कि सर एटलीस्ट आप हिंदी में तो बात करो। तो मैंने क्या किया ना, फिर मैंने हिंदी में पढ़ाना चालू किया। तो हिंदी में मेरी वाट लग गई। हिंदी में कुछ बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि सब इंग्लिश में ट्राई किया था, सब सब इंग्लिश में चल रहा था। तो हिंदी में बोलने का प्रयास प्रयास किया मैंने। फिर वो हिंदी में इतना एक्सपर्ट हुआ ना मैं, इतना एक्सपर्ट हुआ कि हिंदी, मेरे को बाकी के टीचर्स लोग बोलते थे कि सर आप सही में यूपी के हो क्या। मैं बोलता था मैं यूपी का नहीं हूँ, मैं इधर का हूँ करके। तो फिर से मैंने एक इंस्टीट्यूट चेंज किया, फिर एक बुल्ढाना करके वहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स को मैंने हिंदी में पढ़ाना चालू किया। वो स्टूडेंट क्या बोले पता है सर, ये आप जो पढ़ा रहे सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, लेकिन हिंदी में मत पढ़ाओ, बस मराठी में पढ़ाओ। तो फिर मराठी में पढ़ाने का प्रयास किया। तो मराठी में जब मैं पढ़ा रहा था तो मराठी की लैंग्वेज की बैंड बज गई। तो सब ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके 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 2 महीना हुआ। तो 2 महीने में मैं पढ़ा रहा था ऐसे मराठी में। बाद में मराठी में इतना एक्सपर्ट हुआ, जैसे अभी ये कोपरगांव में आया, उधर लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ा। अभी हिंदी में पढ़ा, अभी वही वही बैंड बाजा चल रहा है फिर से। इंग्लिश करो हिंदी पढ़ाओ, हिंदी करो मराठी पढ़ो, मराठी करो हिंदी में पढ़ाओ। स्टूडेंट लोगों को कुछ काम धाम होता नहीं है वैसे, पता है आपको। हाँ, वैसे जो भी है। तो मैं जब हिंदी में बोल रहा हूँ, आप कम से कम हिंदी में बोलने का प्रयास कीजिए। मुझे अभी हिंदी सीखना है, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट हिंदी का है कि नहीं। तो बात करते हैं आगे वाले पैराग्राफ की। आगे वाला पैराग्राफ क्या कहना चाहता है ना। देर आर थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। बहुत टाइप एंजाइम है भाई, कौन डिस्कवर करते बैठेगा इतना। एक्चुअली मैं ना पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट में था, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह मैंने डिस्कवर किए हैं। उसमें से कुछ एंजाइम्स है यहाँ पे। ईच कैटेलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये तो आपको पता है, हर एक एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर रिएक्शन परफॉर्म करता है, कोई एंजाइम दूसरे तीसरे रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। वन एंजाइम वन सबस्ट्रेट वन रिएक्शन, ये याद रखना है आपको। वन एंजाइम वन सबस्ट्रेट वन रिएक्शन। तो क्या होता है ना, एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन ईच ऑफ द स्टेप्स इज कैटेलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड तक। आपने देखा होगा ना ऐसा, ऐसा ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, फिर उसका कन्वर्जन होता है डीएचएपी ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्साइएसिटोन फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, पागल है कि नहीं। तो ऐसा करके ये मल्टी स्टेप, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन है मल्टी स्टेप, जैसे कि ग्लूकोज से हम अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, पायरुविक एसिड बनाते हैं। ग्लाइकोलिसिस की बात चल रही है। आपने कभी ये चैप्टर पढ़ा है क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ा है क्या। पता मतलब डिटेल में भले ही पता ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में पता है क्या। यस। यस सर। तो हाँ उसमें वो, सर। हाँ कितने स्टेप्स की प्रोसेस थी बताओ वो, टेन ग्लाइकोलिसिस। स्टेप्स। हाँ वेरी गुड, वो 10 स्टेप की प्रोसेस थी, ठीक है। वो जो चैप्टर है ना रेस्पिरेशन, मैं बोल रहा हूँ, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, उसी समय आपको सब कुछ याद होगा। सब कुछ मतलब ये 10 स्टेप याद हो जाएगी, क्रेब साइकिल याद हो जाएगा, मतलब उसमें आपको कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। वो जो हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में करेंगे उसको, ठीक है। मतलब पढ़ाते समय ही याद हो जाएगा आपको। तो ये मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है, जहाँ पे हर एक स्टेप में आप देख सकते हो एंजाइम्स लगता है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करना है, तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगता है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज, ग्लूको हेक्सोकाइनेज बोलते हैं, जो ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट को ज्वाइन करवा दे, ठीक है। ऐसे एंजाइम्स लगते हैं, अलग अलग एंजाइम्स लगते हैं। तो ऐसे एक यहाँ पे रिएक्शन दिए है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो फिर पायरुविक एसिड करके ऐसा कुछ तो बन गया, ठीक है। is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid. लास्ट में क्या बन रहा है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है। ये
इसको करने के लिए 10 अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। जब आपने चैप्टर 12 जब पढ़ोगे तो ये सारे केमिकल रिएक्शन को अच्छे से आप पढ़ पाओगे। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे, देखो, ये एक को बोलते हैं रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन अगर सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज अगर चल रही है तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, याद रखना है। Metabolic pathway with one or two additional reaction gives rise to verify metabolic end products. In our skeletal muscle, जब हम हमारे skeletal muscles देखते हैं, skeletal muscle मतलब ऐसे मसल जो हमारे बोन्स को अटैच्ड होते हैं, ऐसे मसल को आप क्या कहते हो बताओ? Muscles which is attached to the bones is called as, skeletal muscles. हाँ, तो जो मसल्स बोन्स को अटैच्ड नहीं होते हैं, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं? Cardiac muscles. जो मसल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और जो कि हार्ट में मौजूद नहीं है, जो कि स्केलेटल मसल से अटैच, स्केलेटल मसल नहीं है, ऐसे मसल को हम क्या कहते हैं बताओ? Smooth muscles. Smooth muscles. स्मूथ मसल्स, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, रैपिड एक्सरसाइज जब करते हैं हम, तो होता क्या है ना कि हमारे मसल्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमारे मसल्स को भी एटीपी की आवश्यकता होती है। लेकिन होता क्या है कि जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय पे होता क्या है कि मसल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो जितनी तेजी से ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो फिर उस समय हमारे स्केलेटल मसल में अनएरोबिक कंडीशन पैदा हो जाती है। अनएरोबिक कंडीशन, ठीक है, इसको याद रखना। अनएरोबिक कंडीशन तैयार होने के बाद, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता है, फिर पायरुविक एसिड जो है उसका कन्वर्जन हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसमें हो जाता है, लैक्टिक एसिड में हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेकिन अगर हमने देखा नॉर्मल एरोबिक कंडीशन, अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हाँ, इसको तो, इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। हाँ, जैसे पायरुविक एसिड से अगर हमने देखा, अगर हमारी पायरुविक एसिड से अगर हमने देखा, ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, और ह्यूमन का कौन सा पार्ट का डिस्कशन हो रहा है? मसल का। ठीक है, और कंडीशन कौन सी है? अनएरोबिक कंडीशन। और एंजाइम्स कौन से हैं? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो अगर एंजाइम बदल गया और बाकी की ये जहां पे हो रहा है वो कंडीशन बदल गई, तो प्रोडक्ट भी बदलता है। जैसे कि पायरिक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में हो रहा है स्केलेटल मसल में, उसी तरह पायरिक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है इथेनॉल में या अल्कोहल में, लेकिन कहाँ पे हो रहा है? वो ईस्ट में हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? अगर हमने कंडीशन बदल दी, स्केलेटल मसल को बदल दिया ईस्ट से, और एंजाइम्स को भी बदल दिया, जैसे कि लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज है, या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, एंजाइम को बदल दिया, कंडीशंस को बदल दिया, तो हमको पता है कि प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बन जाएंगे। इधर तक क्लियर है क्या आपको? बताओ। हाँ सर। तो ये बस ये वाला जो लाइन है ना, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म, देखो, पायरुविक एसिड बनाने के लिए, है ना, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये आपको सबसे पहले क्लियर करना है। मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना, ग्लाइकोलिसिस, उसको उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये अनएरोबिक हो, मतलब ईस्ट भी हुआ, या कौन सा भी सेल पकड़ लो, अनएरोबिक कंडीशन पकड़ लो, ये दोनों जगह पे होगा ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरिक एसिड में, भले एरोबिक हो या अनएरोबिक हो। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, तो इसलिए ये वाले लाइन को आप सीरियसली ना लेना। क्लियर है आपको ये? यस। हाँ सर। ओके, तो अभी हमको एक प्रश्न पढ़ा है, नहीं क्या? हमको प्रश्न क्या पढ़ा है, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि भाई एंजाइम में ऐसा है क्या, भाई इसमें है क्या ऐसा
जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन इतने फास्ट रेट में कन्वर्ट करता है। तो ये हमको प्रश्न पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे डाला ये टॉपिक कि भाई एंजाइम्स में ऐसा क्या है जो कि इतने फास्ट रेट में इसको केमिकल को कन्वर्जन को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसमें इतना है क्या। तो इसका मैं आंसर आपको पहले ही देता हूँ। एंजाइम्स जो है ये फास्ट रेट में रिएक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिएक्शन को लगने वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या करते हैं, लोअर करते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा अभी। तो अभी देखो, ये वाला सब हम डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है इसको भी अच्छे से हम डिस्कशन कर लेंगे। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर लेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग इसको डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का टारगेट ये है कि भाई एंजाइम तो खत्म होना ही चाहिए कौन से भी हालत में, ठीक है। इसको हम अभी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको ये वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या अच्छे से? यस। हाँ सर, दिख रहा है। ओके। ठीक है, अभी जरा इसको देखो, ठीक है। तो ये अगर ग्राफ देखेंगे तो इसमें आपको दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, ठीक है, इसको आप बोलो एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसा अगर हमने ड्रॉ किया, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये वाला है आपका वाई एक्सिस। तो आपको क्या करना है ना, एक्स एक्सिस पे आपको रखना है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन अभी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये वाई एक्सिस पे हम डिनोट करेंगे। अभी जैसे अभी हम कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे, मानो कि हमारे पास ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल, इस सेल में हमारे पास मानो कि एंजाइम है, ठीक है। तो अगर हमको मानो कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट को हमको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा प्रॉपरली समझ लेना इस केस को। इस ये केस वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो क्या होता है ना, हर एक सब्सटेंस के पास उसकी एक एनर्जी होती है। वाटर भी पकड़ो, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी पकड़ो, कोई भी पकड़ो, हर एक के पास अपनी अपनी कुछ तो एनर्जी होती है, पोटेंशियल, कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हर एक के पास। मानो कि हमने पकड़ लिया कि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इतनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी मानो कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, ऐसी कुछ भी है। और एनर्जी आप जूल में मेजर करो, किस में मेजर करते हैं, वो यूनिट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कैलोरी में मेजर करो, वो अलग अलग है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का मानो एनर्जी लेवल ये है। और मानो कि लास्ट में सबस्ट्रेट से मानो कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, सबस्ट्रेट से आपका क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो आप देखो कि एनर्जी लेवल में इतना डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है ना, सिंपल, जब सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हुआ तो कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो गई। जैसे ही किसी भी रिएक्शन में एनर्जी अगर लूज हो रही है या एनर्जी बाहर पड़ रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो
या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो, बताओ जरा। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अगर मानो कि प्रोडक्ट, अगर मानो इस लेवल पे होता है यहाँ पे, तो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन जब प्रोडक्ट में हुआ, तो उसमें क्या हमने ऐड कर दी, सबस्ट्रेट में हमने क्या ऐड कर दिया, एनर्जी ऐड कर दी, तब जाके फिर प्रोडक्ट बना। तो मुझे बताओ जरा, ये वाले रिएक्शन को मैं एंडोथर्मिक कहूँ या एक्सोथर्मिक कहूँ, बताओ। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक सैंपल यहाँ पे दिखाता हूँ। जस्ट आप एक सैंपल को सीख लो। ये वाला देखो, ठीक है। मानो कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। तो मुझे बताओ, सबस्ट्रेट का हमको कन्वर्जन करना है प्रोडक्ट में, ठीक है। सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में करना है, प्रोडक्ट में। तो अगर सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करना है, तो हमको क्या ब्रेक करना पड़ेगा, उसके, सबस्ट्रेट के क्या करना पड़ेगा, उसके बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। ब्रेक करने के बाद वो जिस स्टेट को अचीव करता है, अनस्टेबल स्टेट, उस अनस्टेबल स्टेट को हम बोलते हैं, है ना, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हाईली अनस्टेबल, देखो ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कौन सी स्टेट होती है, ट्रांजिशन। ये सब ट्रांजिशन स्टेट ही है, ठीक है, जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। ये सारी स्टेट कौन सी है, अनस्टेबल स्टेट है, जो बदलती रहती है, हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। और फिर नए बॉन्ड बनते हैं, फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। ये जो अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट है, जहां पे प्रोडक्ट पूरा बदल रहा है, उसके बॉन्ड पूरे टूट रहे हैं, और ना वो प्रोडक्ट है ना वो सबस्ट्रेट है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, फिर से बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ये वाला बीच वाला जो स्टेट होता है ना स्टूडेंट, उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये क्लियर होगा कि आपको, बताओ पहले, ट्रांजिशन स्टेट किसको कहते हैं। यस, नहीं समझ में आया, बताता हूँ आपको फिर से। देखो, मानो कि मेरे पास एक लोहा है, ठीक है, मानो कि मेरे पास एक लोहा है, ठीक है, मानो मेरे पास एक लोहे का ऐसा रॉड है, ठीक है। इस लोहे के रॉड से मुझे सिकल बनाना है, ऐसे सिकल बनाना है, इस शेप का बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा, ताकि ये सबस्ट्रेट जो है, ये ए वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, मैं इसको हीट दूंगा। उसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज करूंगा, ताकि उसका जो ओल्ड शेप है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, धीरे धीरे नया वाला शेप आ जाए, फिर धीरे धीरे डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट बने। तो जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट जो स्टेट है, उस इंटरमीडिएट स्टेट को, क्योंकि अभी हाई टेम्परेचर है ना, गरम गरम होगा वो, हाईली अनस्टेबल है, वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। जो बीच वाला इंटरमीडिएट स्टेट है, उस स्टेट को हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या ये क्लियर है आपको अभी। यस यस, सर। हाँ सर। ओके। तो अभी जरा इस ग्राफ को देख लेना, जरा इस ग्राफ को देख लेना, ठीक है, ग्राफ को जरा देख लेना, ठीक है। जस्ट सी दिस ग्राफ, इस ग्राफ को देखो जरा, ओके। तो आप देखो, ये सबस्ट्रेट है आपके पास, मानो कोई लोहा है आपके पास, ठीक है। लोहा को आपको कन्वर्ट करना है, मानो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस लोहे को आपको क्या करना पड़ेगा पता है, स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, स्टार्टिंग में क्या करनी पड़ेगी, कुछ तो आपको एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे उसके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए। किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है, थोड़ा तो इनिशियल एनर्जी देना होता है, ठीक है। वो जो इनिशियल एनर्जी हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। Activation energy is that energy which help us to, you know, uh, to change the substrate,
टू ब्रिंग द सबस्टेट एट ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल स्टेट की तरफ लाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे लोहा को मैंने गर्म किया, गर्म करा मतलब क्या किया, मेरे को हीट एनर्जी देना पड़ा कि नहीं पड़ा उसको, मैंने हीट दिया उसको। वो जो हीट दिया ना मैंने, ताकि उसके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो, ये हीट एनर्जी, जो एनर्जी मैंने उसको सप्लाई की है, जिसकी वजह से उसके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए, उसी एनर्जी को मैं कहूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है क्या आपको एक्टिवेशन एनर्जी? यस। हाँ सर। हाँ। तो अभी क्या होता है ना, पहले जमाने में जैसे कि अफजल खान, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं मराठा में। वो क्या करते थे पता है, हीट बीट नहीं देते थे वो। अगर लोहा है ना, उसको ऐसे हाथ से ऐसा मरोड़ देते थे, पूरा चेंज कर देते थे। तो समझ लेना एंजाइम भी कुछ ऐसा ही है। एंजाइम में कुछ ऐसा है, एंजाइम क्या बोलता है, हीट बीट मत दो, अपन लोग काम करेंगे। तो जब एंजाइम जब आता है ना, एंजाइम क्या करता है पता है, एंजाइम जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता थी, मतलब जितना हीट देने की आवश्यकता थी, उतना हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती। एंजाइम बोलता है अरे भाई थोड़ी कम हीट कर दो, मैं बाकी का काम मैं कर लूंगा। तो एंजाइम क्या करता है, कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही अपना काम चला लेता है। तो जैसे ही एंजाइम पिक्चर में आ जाता है, तो क्या होता है, एंजाइम जैसे ही पिक्चर में आ जाता है, कम एक्टिवेशन एनर्जी में वो अपना काम करवा देता है। अगर मानो एंजाइम नहीं है, तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये सेल को कंसिडर करो। मानो कि एक सेल में टोटल 50 एटीपी अभी प्रेजेंट है, इतनी एनर्जी प्रेजेंट है। और मानो कि एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10 एटीपी की आवश्यकता होती है, विदाउट एंजाइम। मतलब इतनी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है, 10 एटीपी की आवश्यकता। तो मुझे बताओ कि 50 एटीपी में मैं कितने प्रोडक्ट बना पाऊंगा, बताओ बरा। एक सेल में मैं कितने प्रोडक्ट बना पाऊंगा? 5। 5। वेरी गुड, 5 प्रोडक्ट बना दिए। अगर मैंने एंजाइम को ऐड करवा दिया, एंजाइम को, तो एंजाइम क्या बोलता है पता है, एक सबस्ट्रेट को भाई एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 10 एटीपी की जरूरत नहीं है, मेरे को बस एक एटीपी की आवश्यकता है। एक एटीपी में मैं अपना काम कर दूंगा। आप बस थोड़ा एक एटीपी लगाओ, बाकी का काम मैं करूंगा। तो मुझे बताओ, एंजाइम आने के बाद मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ सेल में। 50। 50। 50। तो मुझे बताओ कि अभी एंजाइम ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया या घटाया? क्या किया? बड़ा है। कैसे बढ़ाया, क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी जरूरत थी उसको उसने कम किया, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ एंजाइम। समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। हाँ ओके। सर। तो अभी फिर से अपन लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है? मैं फिर से आपको दूसरी जुमाइडी भेजता हूँ, उसमें आपको ज्वाइन करना है।